कभी आपने सोचा था कि भारत के चीफ जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े रखवाले होते हैं, उनके खिलाफ भी किसी दिन ऐसे एलिगेशंस लग सकते हैं कि राष्ट्रपति तक को इंक्वायरी का ऑर्डर देना पड़े। ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, बल्कि फॉर्मर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के चक्कर में घूमती एक बड़ी और पोटेंशियली एक्सप्लोसिव कंट्रोवर्सी है। जिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50th चीफ जस्टिस के रूप में जुडिशियल हिस्ट्री में कई प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दिए, आज वही व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद एक ऐसे कंट्रोवर्सी में आ गया है जहां उनके जुडिशियल कंडक्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन ने उनके खिलाफ एक इंक्वायरी अप्रूव कर दी है, जिसकी शुरुआत एक कंप्लेंट से हुई थी जो उनके रिटायरमेंट के सिर्फ 2 दिन पहले फाइल की गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। तो क्या है पूरी स्टोरी, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। कंप्लेंट किसने की? ये लेटर भेजा गया था पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार के द्वारा। अपने लेटर में उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया था जब उन्होंने एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाद की बेल पिटिशन पर एक दिन में 2 बार स्पेशल बेंच बनाई थी। जस्टिस राकेश कुमार का कहना था कि इस केस में ओवर एक्टिज्म दिखाया गया है और उन्होंने सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसी की इंक्वायरी की डिमांड इस केस में की थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति भवन ने इस कंप्लेन को काफी सीरियसली लिया है और सरकारी तरीके से इसका प्रोसेस भी इनिशिएट हो चुका है। तो अब सवाल ये है, क्या किसी रिटायर्ड सीजेआई के खिलाफ इसी तरह इंक्वायरी हो सकती है जैसे किसी आम नागरिक के खिलाफ होती है? और अगर एलिगेशन सही निकले तो क्या जेल भी संभव है? ये सिर्फ एक लीगल या एथिकल मुद्दा नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि सीजेआई की पोस्ट भारत के जुडिशियल सिस्टम में सबसे उच्च ही होती है। अगर उन्हीं पर मिसयूज ऑफ पावर का इल्जाम लग जाए तो फिर पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा क्या बचेगा? अब कंप्लेन किस मैटर को लेकर थी? जस्टिस राकेश कुमार ने लिखा था कि फॉर्मर सीजेआई ने एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाद की बेल प्ली के केस में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। एलिगेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर था, तब सीजेआई ने एक दिन में 2 अलग-अलग स्पेशल बेंचेस बनाई थी। पहली बेंच बेल देने पर स्प्लिट हो गई और मैटर फिर से सीजेआई के पास गया। सीजेआई ने तुरंत ही दूसरी बेंच बनाई जिन्होंने बेल अप्रूव कर दी। सीजेआई का मास्टर ऑफ रोस्टर होने का अधिकार होता है। इसका मतलब ये है कि सीजेआई ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर किस जज के पास जाएगा। वो अर्जेंसी देखकर कभी भी कोई भी बेंच बना सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का इतिहास ऐसा रहा है जहां मिडनाइट हियरिंग्स भी हुई है, स्पेशली जब किसी के फ्रीडम का सवाल हो। पर यहाँ क्रिटिक्स का कहना है कि एक ही दिन में 2 बार स्पेशल बेंचेस बनाना और जजमेंट लेने की जल्दी दिखाना, ये सब सवाल खड़े करते हैं कि क्या सब कुछ न्यूट्रल और रूटीन था। इस केस का पॉलिटिकल एंगल भी है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजा में हिस्सा लिया था, तब भी लोगों ने न्यूट्रलिटी और सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाए थे। तब ये कहा गया था कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव का आपस में इतना क्लोज होना डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए ठीक नहीं। हालांकि उस वक्त सीजेआई ने इसे पर्सनल बिलीफ का मैटर बताकर क्लैरिफाई किया था। पर अब का जो इशू है वो पर्सनल बिलीफ का नहीं, बल्कि प्रोफेशनल कंडक्ट का है। एक्यूजेशन है कि सीजेआई ने किसी एक व्यक्ति के लिए सिस्टम को बेंड किया। अगर ये प्रूव होता है तो ये सिर्फ एक सीजेआई की क्रेडिबिलिटी का नहीं, पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी का सवाल बन जाता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने टेन्योर के दौरान बार-बार कहा था कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। उन्होंने अर्नब गोस्वामी से लेकर मोहम्मद जुबैर तक कई कंट्रोवर्शियल लोगों को बेल दिए थे। अब एक बार उन्होंने कहा भी कि फ्रॉम ए अर्नब टू जेड जुबैर, मैंने सबको बेल दी है। ये दिखाता है कि उनका फोकस हमेशा पर्सनल लिबर्टी पर रहा है। पर इस स्टेटमेंट के बाद भी उनके खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म्स देखने को मिले थे, जब यूफ और उमर खालिद को बेल नहीं मिली और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के मास्टर ऑफ द रोस्टर के पावर में ये केस करीबन 14 बार अर्जन हुआ था। लेकिन इस केस में एक्यूजेशन ये है कि किसी एक स्पेसिफिक केस में अनड्यू अर्जेंसी और बायस दिखाई गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेंगलुरु के बर्कली सेंटर में एक स्पीच के दौरान भी कहा था कि लोअर कोर्ट्स अक्सर सेफ प्ले करते हैं, मतलब वो बेल देने से कतराते हैं क्योंकि किसी अक्यूज्ड को छोड़ने का पॉलिटिकल या सोशल बैकलैश हो सकता है। उन्होंने बोला था कि इसलिए लोग बार बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं।
सीजीआई कहते थे कि स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस होना चाहिए जजेस के पास ताकि वो हर केस की इंट्रिकेसीज को समझ सके। पर अब जब फॉर्मर सीजीआई पर भी जुडिशियल ओवररीच का इल्जाम लग रहा है तो ये समझना जरूरी है कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी कैसे इन्फोर्स की जाती है। एक तरफ जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का मामला होता है, दूसरी तरफ पब्लिक परसेप्शन और ट्रांसपेरेंसी का। राष्ट्रपति के इंक्वायरी ऑर्डर के बाद अब ये मैटर लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि अब इस इश्यू का फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होगा। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस में वही अर्जेंसी और न्यूट्रल मैकेनिज्म दिखाता है जो वो आम केसेस में दिखाता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, जस्टिस राकेश कुमार वही जज है जिन्होंने पटना हाई कोर्ट में जज रहते हुए साल 2019 में कोर्ट के अंदर के करप्शन को एक्सपोज किया था। उसके तुरंत बाद ही उनका ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कर दिया गया था। उनका एक एक्टिविस्ट स्टाइल अप्रोच रहा है जहां वो सिस्टम के फ्लॉज ओपनली हाईलाइट करते आए हैं। इसलिए जब उन्होंने कंप्लेन फाइल की तो उसे लाइटली लेना भी ठीक नहीं होगा। जुडिशरी के अंदर के लोग अगर किसी पर सवाल उठाए तो उसकी ग्रेविटी और बढ़ जाती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने करियर में कई लैंडमार्क जजमेंट्स दिए। एलजीबीटीक्यू राइट्स हो, अबॉर्शन राइट्स हो या डिजिटल प्राइवेसी, उन्होंने कई लिबरल और प्रोग्रेसिव डिसीजंस में लीडरशिप दिखाई थी। लेकिन अब जब उन्हीं के कंडक्ट पर सवाल उठ रहे हैं तो पब्लिक और मीडिया दोनों का इंटरेस्ट नेचुरल है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस केस में इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट तरीके से की जाती है तो ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगी। लेकिन अगर वही इंक्वायरी को डीले किया गया या सुपरफिशियल तरीके से वाइंड अप कर दिया गया तो ये लोगों के ट्रस्ट को और कमजोर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। ये प्रिंसिपल अब फॉर्मर चीफ जस्टिस के केस में अप्लाई होता है। क्या उनके खिलाफ इंक्वायरी जुडिशियल नॉर्म्स के मुताबिक होगी? क्या एक फेयर और अनबायस्ड रिपोर्ट सामने आएगी? क्या कोई एक्शन होगा अगर एलिगेशंस प्रूव होते हैं? ये सब सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जुडिशरी के हाईएस्ट पेडेस्टल पर बैठे एक व्यक्ति के कंडक्ट से जुड़े हुए हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी यहाँ नहीं दिखाई गई तो पूरे सिस्टम पर उंगली उठेगी। आज जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पे कई चैलेंजेस है, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल नैरेटिव्स और मीडिया इन्फ्लुएंस। ऐसे में अगर कोई फॉर्मर सीजीआई भी कंट्रोवर्सी में आ जाए तो उसका रिजोल्यूशन का तरीका सिस्टम के मैच्योरिटी और फेयरनेस का असली टेस्ट बन जाता है। अब सबकी नजर है कि राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद कौन सा कदम उठाया जा सकता है। क्या लॉ मिनिस्ट्री और डीओपीटी इस इशू पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इस इशू को हियरिंग के लिए लिस्ट करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की जुडिशरी अपने ही एक फॉर्मर चीफ के कंडक्ट पर अनबायस्ड तरीके से एक्शन ले पाएगी? ये केस ना सिर्फ एक व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी का है बल्कि सिस्टम के प्रति लोगों के ट्रस्ट का भी, और इसलिए इसका हर स्टेप इम्पोर्टेंट है ताकि लोगों को लगे कि जुडिशरी वाकई में सबसे ऊपर है, सबसे ईमानदार है और सबसे अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।